सर वहाँ की स्ट्रैटेजी के लिए अब मैं कुछ आंकड़े और कुछ बातें पकड़ देती हूँ, उस पर आप मुझे बताइए। प्राइवेट हॉस्पिटल में डेथ हुई तो पैसे नहीं प्राइवेट हॉस्पिटल को मिलेंगे, एक बहुत बड़ा प्रेशर हो गया प्राइवेट हॉस्पिटल पे। दूसरा, अगर आप सरकारी हॉस्पिटल में अगर बच्चा पैदा होता है तो उसको मामा वाला वो मिलेगा, एक सोने की 1 ग्राम की अंगूठी। फिर आप देखिए कि अभी गांव के बच्चों ने एक वीडियो बनाया कि हमारी सड़क नहीं है, तो वो सड़क बना दी कलेक्टर से कह के 1 दिन के अंदर। प्लास्टिक बॉटल्स आप हटाओगे तो 5 रुपये मिलेंगे। सारी बातें इसलिए हम बता रहे हैं या लोग जानना चाहते हैं कि एक तरफ वो जैसे बात हुई, नीति आयोग की रिपोर्ट कह रही है कि 10 साल में इतने स्कूल बंद हो गए, 90,000 से ज्यादा स्कूल सरकारी बंद हो गए। वजह उसकी कुछ और है, बर्थ रेट और तमाम तरीके की चीजें, और दूसरी तरफ ये सारी चीजें दिख रही हैं। बता दीजिए कितना ब्यूरोक्रेट का बेटा सरकारी स्कूल में पढ़ता है, बता दीजिए आप। ठीक है, ये लोग प्राइवेट स्कूल में हजारों रुपया ट्यूशन फी दे देंगे, लाखों हो गए सर, लाखों रुपया दे देंगे। लेकिन हम दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़ाते हैं, वहाँ 5 रुपये का फी बढ़ जाए तो हंगामा हो जाता है। पूरे साल में जहाँ आप 1 महीना में 20-20 हज़ार रुपया फी दे रहे हैं, जहाँ डीयू में आपको साल में अगर 8,000 रुपया फी लगता है, अगर 8,100 रुपया फी हो जाए तो हंगामा पूरे देश में होने लगता है कि भाई डीयू का फी बढ़ गया। एक बात एक आपको हम एग्जाम्पल दे रहे हैं आपको। हम लोग सरकारी स्कूल से पढ़ करके आए हैं, हम उस वैसे स्कूल में पढ़े जहाँ छत भी नहीं था, पेड़ के नीचे पढ़ते थे हम, और वहाँ से दिल्ली यूनिवर्सिटी तक ट्रेवल किए, गाँव से लेकर करके डिस्ट्रिक्ट होते हुए यहाँ तक पहुँचे। अब ये शायद संभव नहीं आज के तारीख में। ये धर्मेंद्र प्रधान क्या बात बोल रही थी, एनईपी एक लाइन, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी। अब एनटीए की बात बाद में कर लेंगे हम। ठीक है, एनईपी में 4 साल का ग्रेजुएशन कर दिया गया, और अभी देख लीजिए डीयू के प्रिंसिपल एसोसिएशन ये लिख करके दे दिया कि भैया 4थे साल में बच्चे नहीं आ रहे हैं। क्यों नहीं आ रहे बच्चे, इस पे कौन सोचेगा? 5 या 6 बच्चों के लिए आप लाखों रुपए खर्च कर नहीं सकते हैं। क्यों कि 4th ईयर करने के बाद उनके पास एमए में एडमिशन की गारंटी नहीं है। बच्चे कहाँ जाएंगे? अभी सैकड़ों बच्चा अभी 1 ईयर कोर्स का, 4th ईयर कोर्स का अभी इस सेशन में, अगर उनके एमए में एडमिशन नहीं हो तो बेकार हो गया, उनका 1 साल बेकार हो गया। बहुत सारे बच्चे इंस्टाग्राम पे, सोशल मीडिया पे सब रेज करें कि मेरा 1 साल जो समय जो है वो खराब हो गया। ठीक है, एनटीए की बात कर रहे हैं, हर चीज आप एनटीए के थ्रू कर रहे हैं, और एनटीए बार बार पेपर लीक हो रहा है, बार बार पेपर लीक हो रहा है, बार बार उनका जो रिजल्ट है रिजल्ट डिले होते जा रहा है। जो ड्यू में एडमिशन 20 दिन पहले हो जाना चाहिए था, 20 दिन लेट से स्टार्ट हो रहा है। एक बात बताना आपसे, तो कोई सिस्टम अगर फेल हो रहा है तो आप उसको ठीक करने में आप असफल हो रहे हैं आप। तीसरे लोग बोला कि धर्मेंद्र प्रधान पे एक प्रेशर बनाया जा रहा है कि आप रिजाइन कीजिए, जो वांगचुक का जो सोनम वांगचुक का आप हटिया से, क्योंकि 1-2 पेपर लीक नहीं हुआ है, हर बार पेपर लीक हो जा रहा था। कोई भी 1993 में यूपीएससी पेपर लीक को लेकर करके हम भी बैठे थे हंगर स्ट्राइक पे, और मैं बता दूं आपको, वोट क्लब पे बैठने वाले 1993 में हम अंतिम व्यक्ति हैं। उसके बाद वोट क्लब पे हंगर स्ट्राइक नहीं हुआ कभी भी। 14 दिन हम भी बैठे थे हंगर स्ट्राइक पे, क्योंकि यूपीएससी में पेपर लीक हो गया था। हमसे तो मिलने कोई सरकारी आदमी नहीं आया था। तो सोनम वांगचुक से कौन चला गया? वही मैं बता रहा हूँ आपसे, तो उसमें कांग्रेस का राजपाट था, और हम भी जब बेहोश हो गया तब जाके हमको आरएमएल हॉस्पिटल में एडमिट कराया गया। दूसरा चीज आप देखिए, थलपति भी जैसे सरकारी हॉस्पिटल को अगर बढ़ावा दे रहा है तो बहुत अच्छा काम कर रहा है, प्रमोट कर रहा है। तो क्यों कि सरकारी हॉस्पिटल को अगर आप नहीं इंप्रूव करेंगे, गरीब लोग कहाँ इलाज कराएगा बताइए? प्राइवेट में जा सकता है कोई? जितना भी नेता मंत्री ब्यूरोक्रेट कितना जाता है सरकारी हॉस्पिटल में इलाज करना है बता दीजिए? कोई नहीं जाता है। सब मंत्री चलाता है कहाँ? तो मेदांता, कोई जाता है अपोलो में। ठीक है सर, राजस्थान के सबसे बड़े अस्पताल एसएमएस में ट्रॉमा वार्ड में आग लग गई। मैं आपसे बता रहा हूँ, तो जब तक सरकारी हॉस्पिटल का एक जमाना था कि सरकारी जो हॉस्पिटल है इंडिया का बहुत बड़ा नाम था, हम तो पीएमसीएच के बारे में बताएंगे, पटना मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल, वहाँ के बहुत सारे डॉक्टर एक जमाने में इंग्लैंड चला गया, जाकर के इंग्लैंड का पूरा मेडिकल सिस्टम संभाल लिया, इतना पॉपुलर था। दरभंगा मेडिकल कॉलेज बहुत पॉपुलर था, और जाकर के देख लीजिए इन कॉलेजों का क्या हाल हो गया। सर वो दरभंगा एम्स का हुआ है ना सर, तरक्की हुई है सर। नहीं, वो एम्स अलग खुला, वो दरभंगा मेडिकल दरवाजा बना है बस सर, दरभंगा मेडिकल कॉलेज अलग है वहाँ। और एम्स की बात कर रही हूँ, एम्स की मैं बात बोल, मैं बता रहा हूँ। पर सर कुल मिला के बात ये है, मैंने आपको टाइम दिया सर, कुल मिला के मैं एक बात करना चाहती हूँ, क्या ऐसा हो गया है सर, जो हमारे बेसिक राइट है, सड़क पानी बिजली, ये सिर्फ लोकल जो गवर्नमेंट होती है या स्टेट गवर्नमेंट उन्हीं का इशू है? ये अब देश का इशू नहीं है। देश का इशू है आपकी फॉरेन पॉलिसी, देश का इशू है कि ट्रम्प क्या कर रहे हैं और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में क्या हो रहा है और मलक्का स्ट्रेट में क्या हो रहा है। ये सड़क पानी बिजली ये सब नहीं रहा है। अब वी आर डीलिंग विद लार्जर इश्यूज। मुद्दा तो देखिए अंतर्राष्ट्रीय बना दे रहे हैं हर मामले पे कि भाई केंद्र सरकार है तो विदेश मामला ही सुलझाएगी, लेकिन मैं तो ये कह रहा हूँ अगर उस मोर्चे पे भी सफल होते तो हम लोग तो उसमें भी खुश हो जाते हैं। सर सफल है सर, हर जगह अवार्ड है सर, हर जगह सम्मान है सर। मैं यही तो कह रहा हूँ कि उस मोर्चे पे भी अगर सफल होते
तब तो फिर उसमें भी सर, खुशी मनाई जाती है। ऑस्ट्रेलिया दे रहा है, आप ये तो बताएं, अभी जबरदस्ती हम लोगों ने बात है। देखा, ना विदेश मंत्री जी को कहते हुए कि हमें अचानक से दबाव आता है, ऑन ऑफ हो जाता है कि भाई कब रसिया से तेल लेना है कब नहीं लेना है वो हम तय नहीं कर सकते। तो अब अगर ये विदेश नीति में हमारे पास ये स्वतंत्रता भी नहीं है, ईरान सबसे सस्ता तेल ले सकता है वो भी हम नहीं ले अच्छा सकते। राहुल लाल जी, किसको स्वतंत्रता है फिर? भारत को नहीं है आप कह रहे हो, तो और कौन सा देश स्वतंत्र है जो अपनी इच्छा से कर रहा है? भाई बगल में पड़ोसी चीन को देख लीजिए। हम क्यों हमेशा तुलना पाकिस्तान से ही करने जाए? हम हमेशा भारत का तुलना नेपाल से करने के लिए बना हुआ है, बांग्लादेश से करने के लिए बना हुआ है, हम अपनी तुलना चीन से नहीं कर सकते हैं। आप देख लीजिए 28 फरवरी से जब से ये हॉर्मुज का पूरा संकट आया है, आप उनके ऊपर किस प्रकार का दबाव बन पाया है किसी भी मामले पे, तो एक हम लोगों की प्रतिक्रिया किस रूप में रही है उसमें। तो आप विदेश नीति को लेके भी अगर वहां पे भी मिलती, और जो आपका सवाल है वो गंभीर मामला है, वो अभी शिक्षा को लेके जो आप बार बार हम लोग सवाल उठा रहे हैं यहाँ पे कि अगर एक संस्था है वहां से पेपर बार बार लीक हो जा रहा है, आउट हो जा रहा है, आखिर उसमें हम सुधार के प्रयास क्यों नहीं करें? क्यों लोगों को आत्महत्या करने के लिए मजबूर होना पड़ता है? और दूसरी चीज देखिए, एक और ऐड कर दूं कि एनटीए में कोई परमानेंट नहीं है, सारे कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस आप एम्प्लॉय को ला कर जिनकी कोई अकाउंटेबिलिटी है ही नहीं, इसको कौन चेक करेगा भाई? कौन इसको देगा? नहीं तो प्रेम कुमार जी ऐसा भी क्या, मैं आप तीनों से ओपन सवाल कर रही हूँ। जैसे अभी हम लोग संस्थागत परिषद को बात कर रहे थे कि वहाँ पे बड़े अच्छे ढंग से अलग अलग सरकारी हॉस्पिटल में सुविधाओं को बढ़ावा दे रहे हैं, तो सोचिए तमिलनाडु में ये घटनाक्रम है, राजस्थान में कौन सी घटनाक्रम घट रही है, वहाँ पे देखिए संस्थागत प्रसव में कितनी बड़ी गंभीर समस्या आ रही है। वहाँ के बड़े बड़े हॉस्पिटल्स में हम लोग देख रहे हैं कि प्रसूताओं की जो है कि वो मृत्यु हो जा रही है। अब आप सोचिए कि कितना मेहनत से सर आप अभी ये बात मुख्यमंत्री जी से पूछेंगे तो वो कहेंगे कि पूरा जिला, हर एक जिला राजस्थान का पानी से कनेक्ट हो गया है, राजस्थान जैसी जगह वहां भी वो योजना कर दी, वो ये सारी योजना ईआरसीपी कर दी, अभी यमुना समझौता कर दिया। सर वो तो कहेंगे हमने सब कर दिया। वो ये कहेंगे क्या इस तथ्य को, वो कहेंगे कि आखिर वो नकली दवाइयां, वो इंजेक्शन कहाँ से हॉस्पिटल में पहुंच रहे हैं, उसके ऊपर अब तक क्या कार्रवाई हुई है, अलग अलग हॉस्पिटल से आंकड़े आ रहे हैं, वो कहाँ से आ रहे हैं, तो ये चीज की जिम्मेदारी कौन लेगा? तो सर उसकी जिम्मेदारी तो वो सरकार कहती है, पेरेंट्स। तो आप दवाई पिलाने से पहले चेक करें उसको। मैं इसलिए कह रहा हूं कि तमिलनाडु एक ऐसा स्टेट है जहां पे कि बहुत पहले उन्होंने 100% संस्थागत प्रसव का लक्ष्य पूरा कर लिया है। उत्तर भारत में वो लक्ष्य आपका कहाँ पूरा हुआ है? ना बिहार में सोचिए कि कब से डबल इंजन की सरकार चल रही है, ना वहाँ आपका पूरा हुआ है, ना उत्तर प्रदेश में पूरा हुआ है, ना आपका हरियाणा में पूरा हुआ है, ना राजस्थान में पूरा हुआ है। आप पूरा उत्तर भारत के मध्य प्रदेश में पूरा नहीं हुआ है वो लक्ष्य आपका, तमिलनाडु में कब का पूरा हुआ पड़ा हुआ है। तो ऐसे स्थिति में वहाँ पे कुछ अच्छा चीज़ हो रहा है। देखिए हम लोग अभी देखिए हम लोग ये भी मान के चलते हैं कि सरकार का कार्यकाल अभी छोटा सा बीता है, वो अभी कई तरह के एक्शन दिख रहे हैं। जैसे कि अब वो भ्रष्टाचार को लेकर प्रेम जी ने जो बात कहा, मैं सहमत हूँ उससे कि आप जनता केवल कोई ये जाए, हम ऑफिस में कहने के लिए जाए कि नहीं मैं रिश्वत नहीं दूंगा क्योंकि मैं तो थलपति का छोटा भाई हूँ, मैं बड़ा भाई हूँ, मैं पुत्र हूँ, तो इसके आधार पे कोई नहीं मानेगा। हमारे पास क्या ऐसा कोई सिस्टम आपने डेवलप किया है कि हम अधिकृत तौर पर शिकायत दर्ज करा दें और उस शिकायत के आधार पर जो है कि कठोर कार्रवाई हो जाए? तो ये सब चीज़ें देखनी पड़ेगी कि इसका वो संस्थागत ढांचा, स्ट्रक्चर भविष्य में किस तरह से बना पाते हैं। इन सबका प्रेशर लगेगा क्या? मैं आपसे कुछ और सवाल पूछ रही थी मेरे दिमाग से अभी, लेकिन ये जो ये कहा है कि सिंगापेन स्पेशल पुलिस फोर्स महिलाओं की है, वो शेरनियों के लिए कहा जाता है, सुरक्षा के लिए, जो हम रेप वेप दिन भर पढ़ते हैं। इसके अलावा मैं पूछना चाहती हूँ कि जैसे उनके अगर जो 108 जो विधायक हैं उनमें से 6 पीएचडी हैं, 22 पोस्ट ग्रेजुएट हैं, 8 एमबीबीएस हैं, 5 आईआईटी हैं, इन सब का कोई फर्क पड़ता है सर? या जो एक्सपीरियंस हो, मजबूत हो, बाहुबली हो, वो काम करवाता है? देखिए इसका फर्क इस रूप में पड़ा कि परंपरागत राजनीति को बदल करके जो नए नाम, जो एजुकेशन से जुड़े थे, जो टेक्नोक्रेट्स थे, जो कंप्यूटर से जुड़े थे, उन सबको जनता ने मौका दिया। यानी जनता ने एक परंपरागत चीज़ को बदला है और उसमें थलपति ने का जो डायरेक्शन है उसको चूज़ किया है, इसको मानना। अब है थलपति के सामने ज़्यादा बड़ी चुनौती है कि वो उस सिस्टम की जगह नया सिस्टम खड़ा करे। इसके लिए जो वो प्रयास कर रहे हैं, उस प्रयास को हमको ऑब्जर्व करना होगा और उस प्रयास को वेलकम भी किया जाएगा, क्योंकि ये प्रयास बदलाव की इच्छा को लेकर के हैं। और जैसे अभी सर कह रहे थे कि 3 ब्राह्मण को उन्होंने टिकट दिया, आमतौर पर लोग नहीं देते, तो ये एक उदाहरण हमें भी अवसर देता है एक बात कहने का कि कई स्टेट में मुसलमान को ही टिकट नहीं देना है, ऐसा चल रहा है। तो ये ऐसा नहीं कि ये सिर्फ मुसलमान के लिए ही है, ये एक ब्राह्मण भी मुसलमान हो सकता है पॉलिटिकली, और कोई दूसरी जाति भी हो सकती है, इसका ये उदाहरण है। तो उस चीज को उन्होंने तोड़ा, वहाँ जाति और धर्म से हट करके एक पॉलिटिक्स विकसित करने का प्रयास हुआ। तो इस हिसाब से जो एडमिनिस्ट्रेटिव डिसीजंस हो रहे हैं,
तो ये डिसीजन चूंकि बहुत शैशवावस्था में है, तो हम उसका बहुत ज़्यादा मूल्यांकन नहीं कर सकते, सिवाय इसके कि ये अप्रिसिएबल है, ये बदलाव की चाहत रखता है और हमें देखना चाहिए कि ये उस दिशा में कितना आगे बढ़ता है। इसीलिए जनता समर्थन कर रही है, उम्मीद के साथ समर्थन कर रही है। सर ऐसा भी है कि सरकार को क्यों प्रेशर हो, कई बार होता है कि भाई अच्छा कर रहा है तो दूसरे भाई को लगता है कि मैं भी अच्छा करूं, ये वो ब्रदरहुड वाली भावना खत्म हो गई है। केंद्र सरकार के लिए जो कंपैरिजन विजय थलापति का हो गया है, तो सरकार अब आप महिला आरक्षण भी ला रहा है, ये तो बहुत नेक काम हो गया। महिलाओं को राजनीति में इतने सालों से आना था, नहीं आ पा रहे हैं, तो वो तो बड़े काम कर रहे हैं सर। केंद्र सरकार और बीजेपी के लोग कहते हैं हम तो बड़ा लार्जर एस्पेक्ट देख रहे हैं, और उसके लिए चाहे हम कैसे भी करें, पर महिलाओं को हम आरक्षण दे के रहेंगे, उनको सशक्त बना के रहेंगे, और हो जाएगा सर मानसून सत्र। वेरी गुड अदिति। मतलब ये देश आरक्षण से सिर्फ चलेगा, मेरिट से नहीं चलना है बिल्कुल। इंदिरा गांधी क्या फीमेल रिजर्वेशन से आई थी वो, या मेरिट से बनी थी प्राइम मिनिस्टर? सर तब से लेकर अब तक दे देते फिर 50% मैं 33% आरक्षण। हाँ बोल, आप अच्छा काम कीजिएगा, चाहे फीमेल हो मेल हो, लोग आपको आगे बढ़ाएंगे। आप ये देखिए अमेरिका कितनी बड़ी डेमोक्रेसी है, दुनिया की कितनी डेमोक्रेसी है, आज तक एक भी फीमेल प्रेसिडेंट नहीं हुआ, आज तक नहीं हुआ, रिकॉर्ड है। ट्रंप 2 बार जीते, दोनों बार महिलाओं को हरा करके जीते हैं, और वो उसी वजह से, उसी मैं बता रहा हूँ, मैं बता रहा हूँ उसी पे, वही मैं बता रहा हूँ। तो आप सिर्फ रिजर्वेशन, हर बात में रिजर्वेशन ला दें, वोट ले जाएं, महिला 50% है, उनका सारा वोट है, ये ऐसे कंट्री नहीं चलता है। आप बताइए हिंदुस्तान में कितना परसेंट फीमेल लिटरेट है? मैं आप ही से पूछ रहा हूँ, मुश्किल से 10%, 12%, उससे ज्यादा नहीं है। आप फीमेल एजुकेशन को पहले बढ़ावा दीजिए, वो जो गांव की गरीब लड़की बैठी हुई है उनको आप सुविधा दीजिए। ये जब पढ़ेंगे, स्कूल बंद हो रहे हैं ना, नहीं वही मैं बता रहा हूँ, वो जब पढ़ेंगी लिखेंगी तो कास्टिज्म भी आपका टूटेगा, जात पात भी टूटेगा, रिलीजन सब बैरियर टूटेगा। आप फीमेल को वहां पे कीजिए ना, आप 10% फीमेल को आप 30% रिजर्वेशन देके क्या करना चाह रहे हैं आप दीजिए रिजर्वेशन। मना मुझे एक बात बताइए, आपने अनशन किया, आपने कहा मैं आरएमएल में, क्या फर्क पड़ गया उससे? नहीं ना यूपीए सरकार को पड़ा, नहीं फर्क नहीं पड़ा। आज सोनम वांगचुक बैठे हैं इतने बड़े साइंटिस्ट, ठीक है, ना केंद्र को पड़ रहा है, लेकिन इतना महल्ला मचा है। 1993 के बाद यूपीएससी में पेपर लीक बंद हो गया। आपने 1993 के बाद पेपर लीक नहीं सुना होगा, क्योंकि हाई कोर्ट में केस फाइल हुआ था, सीबीआई की इंक्वायरी बैठी, सारे पकड़े गए, एक सिस्टम बनाया गया फुल प्रूफ, उसके बाद यूपीएससी में नहीं हुआ। तो ऐसा नहीं कि सब आदमी चुप बच जाए, आवाज तो उठानी पड़ेगी हम लोग को कहीं ना कहीं से जाकर करके। हम क्या बोले कि आप बाकी जो काम कर रहे हैं, जहां पे आपके ऐसे आरोप लग रहा है कि राम मंदिर में हो रहा है, यहाँ पे करप्शन है, आप उसको नहीं कर रहे, बल्कि आप फीमेल को रिजर्वेशन दे दीजिए, हो गया, सारी चीजें दब जाए। ऐसे नहीं होता है, ये डेमोक्रेसी। जो फीमेल अच्छा काम करेगी, मेल अच्छा, थलपति अगर अच्छा काम करेगा, एक तो सरासर इंजस्टिस है कि उसका कंपेरिजन आप अरविंद केजरीवाल से कीजिए। बिल्कुल, अरविंद केजरीवाल अपने भरोसे चीफ मिनिस्टर नहीं बने, ये अन्ना हजारे का पूंछ पकड़ कर करके झूठ सच बोल कर करके चीफ मिनिस्टर बनकर 10 साल चला लिए। ड्रामाबाजी थे सर, हाँ, तो उनकी जय जयकार हुई। ठीक है, लेकिन थलपति विजय ऐसे नहीं है। थलपति विजय अपने बलबूते पे आया है, और हम आप बैठे थे स्टूडियो में जिसको काउंटिंग हो रही थी, याद होगा आपको जी बिल्कुल, और सबके लिए हम लोग को सरप्राइजिंग था कि थलपति इतना सीट कहां से। ये तो था कि 10-20 सीट लाएगा, डीएमके फिर से आ रहा है। ये डेमोक्रेसी है, आम जनता सब चीज पहचानती है, हम हो आप हो, तो आप पढ़े लिखे हैं, आर्टिकुलेटिव हो सकते हैं, मैनिपुलेटिव हो सकते हैं, लेकिन जो मेजॉरिटी ऑफ द पीपुल है ना, वो जोड़ घटाव नहीं करता, एकदम सीधा चलता है, स्ट्रेट फॉरवर्ड डेमोक्रेसी में। ये ठीक है तो ये ठीक है, वो गलत है तो गलत है। नीतीश कुमार काम तो अच्छा किया, इतना साल कभी करप्शन का आरोप तो नहीं लगा ना, चलाया ना, बिहार चलाया, बिहार में अच्छा हुआ, बहुत सारा इंप्रूवमेंट हुआ, जाकर के हॉस्पिटल का। बिहार एक बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं आपसे बांकीपुर पे आना चाहती हूँ। अब थलापति पे हमने बात करी,